अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पीटीआई के आज़ाद अरकान के साथ असेंबलियों में जो पार्लिमानी पार्टी की हैसियत है उसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया था, जिस पर आज इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि उन्हें न सिर्फ रिजर्व सीट्स दी जानी चाहिए बल्कि ये सीट्स अभी दी जानी चाहिए जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। जबकि नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में चूंकि एक नशिस्त भी हासिल नहीं कर सकी है, लिहाजा ऐसी पार्टी आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तों की डिमांड कर सकती है। ये मौक़िफ़ जो है वो नून लीग की तरफ से इलेक्शन कमीशन में आज जमा कराया गया है। किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, आज हम इस पर बात करेंगे, स्टार्ट इससे लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, कौन ठीक कह रहा है? क्योंकि पीटीआई तो कह रही है कि कोई भी सियासी पार्टी जो कि इलेक्शन लड़ेगी वो मखसूस नशिस्तें हासिल कर सकती है, लेकिन जो नून लीग है उसका मौक़िफ़ आपने सुन लिया अभी क्या है, तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? उसमें अगर आप सेंसेबल बात करोगे तो मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है ये फैसला करना इलेक्शन कमीशन ने। वो भी वकील हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए। अब जो पॉइंट ऑफ व्यू जो मुस्लिम लीग नून दे रही है, बल्कि पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम कानून और आइन के नाम पे पार्टियों के साथ चलते हैं। मतलब कानून आइन एक मुल्क का है और आप हर पोजीशन देख लें। अब पोजीशन उनकी पोजीशन क्या है, वो कहते हैं भाई रजा साहब आप तो सुन्नी कौंसिल के हेड हैं, सरबराह, आप तो खुद आज़ाद उम्मीदवार लड़े हैं, आपकी तो अपनी, मतलब मैं अगर पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का हेड हूँ, तो मेरा अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आज़ाद किया, ठीक हो गया। इस तरह पार्लियामेंट पार्टी वो होती है जो आप जिस निशान से जीत के आते हैं वो आपकी पार्लियामेंट पार्टी बनती है, आप आज़ाद हैं। तो उनका आर्गूमेंट है आपकी तो पार्टी नहीं है, अब आप पार्लियामेंट पार्टी किस तरह बन गई? पार्टी है, कौंसिल जो है एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है। अब उधर चलते हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि 3 दिन के अंदर एक आज़ाद जो एमपीए है या एमएनए वो किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। वो पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज़ नहीं है, वो क्या है, सियासी पार्टी। तो उनका भी पॉइंट है। अब दोनों तरफ आ गई तशरीह, दोनों की अपनी अपनी पोजीशन आ गई। फैसला किसने करना है, ताहिर मलिक ने करना है, तो मैं अभी कर रहा हूं, तो इलेक्शन कमीशन फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने। मगर मैं जो असल बात है, जो अब मैं रानी 2-3 दिन क्यों मिस कर रहा था, क्योंकि ये अच्छी बातें करने का मज़ा नहीं आ रहा था। बात सीधी सादी है, ना इसको समझ आ रही है, ना तुमको समझ आ रही है, ना व्यूअर को समझ आ रही है। ये मुल्क का एक अपनी डेमोक्रेसी है, इसकी डेमोक्रेसी का एक अपना अंदाज है, और इसका अंदाज ये है कि जनाब जो हमने समझ लिया। तो इलेक्शन कमीशन कौन है? इस रियासती ढांचे का हिस्सा है। तो इस इलेक्शन कमीशन ने निशान किससे लिया था? मैंने तो नहीं ना लिया। इस इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई को जो किया, 90 दिन के पहले इलेक्शन से इनकार किसने किया था? मैंने किया था। कुछ किया तो इलेक्शन कमीशन था। तो अब तुमने क्या कर लेना, तुमसे मुराद ये है कि ये सारा जो गेंद है ना वो पीटीआई के हाथ में है, ना वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में है, ना वो बिलावल के हाथ में। आप फिक्रे कर लें, टॉक शो कर लें, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। वो फैसला करते हैं अपने दिल के साथ, ताकत के साथ होगा। और ये राने को मैं समझा रहा हूँ कि फैसला क्या होना है। अब राने से पूछ लो आगे, फिर मैं राना साहब आपको समझ आई है कि नहीं? इन्हें तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि 8 फरवरी को इनके साथ हुआ क्या है, ठीक है ना। और इन्हें तो ये अभी तक समझ नहीं आई कि आवाम क्या कह रहे हैं। इन्हें तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये जितना इस गेम को बढ़ा रहे हैं ये उतना अपना नुकसान कर रहे हैं। और रही है इलेक्शन कमीशन की बात, आप ही पाना है कुंडियाँ थे, आप ही खींचना है डोर। पहले आपने एक पार्टी, आइनी पार्टी को, पार्लिमानी पार्टी को आपने तितर बितर किया, उन्हें कहा नहीं आप इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे। पहले खुद ही आपने एक बुरान बनाया, फिर वो डंडी पट्टी जीत के आ गए। अब वो आके फिर पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं अब आप आज़ाद हो। बस मुझे नहीं समझ आती कि आप इस कौम के साथ, इस निज़ाम के साथ करना क्या चाह रहे हो। और ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये वो गिद्धे हैं जो मुर्दार के ऊपर मुंडला रही होती है ना कि ये मरे और हम खाएं अपना हिस्सा। ये वो गिद्धे हैं, मुफ्त भर हैं ये सारे, कि जी इन्हें ना मिले तो हमें मिल जाए, क्योंकि ये छाबे में पड़ा हुआ जो सौदा है जिसको जो मतलब कोई नहीं खरीदेगा तो हम सस्ता खरीद लेंगे। कोई निज़ाम नहीं, कोई जमहूरियत नहीं, कोई आइन नहीं। आपने इसी तरह करना है। आप फिर नहीं सीख रहे। 8 फरवरी को कौम ने आपके इन्हीं करतूतों की वजह से तो आपको रिजेक्ट किया था। आप फिर वहीं खड़े में, आप निज़ाम नहीं चलने देना चाह रहे, आप पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाह रहे कि नहीं जी सारा कुछ सानू दे दो, ठीक है ना, हर चीज हमें दे दो, ये दूसरों को सांस लेने दो। ये आज जो है ये आखिरी दिन नहीं होता, कल भी आना होता है, कल भी हमने चीजों को फेस करना होता है।
ये इस तरह नहीं है कि आज जो कुछ है बस आज ही मिल जाए। कल बताओ ना, क्या कल क्या होगा, क्या कर लोगे कल? चलो बताओ मुझे। इसे कोई मुझे तड़िया ना लगाए। नहीं बताओ ना, क्या कर लोगे और ये कर लोगे। शाम निकालोगे। मैं तो 8 फरवरी कर दूंगा तो फिर 9 फरवरी भी आ जाएगी। तो फिर क्या है? तो क्या मैं ऐसी फतह यार, शोर के अलावा क्या कर रहे हो तुम? अदालत के पास जा रहे हो, अब अपील करेंगे, अब हाई कोर्ट जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। एक ज़माने में मेरे पास 155 सीटें थी, मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, मेरे खिलाफत में इत्मीनान आई। मैंने कहा नहीं मैं तो जा रहा हूँ। वो 125 लेके आ गए, अब 125 पूरे नहीं हो रहे। भाई आपने तो खुद इस सिस्टम की समझ ही नहीं है। ये कह रहे हैं ना कि लोग आपको नहीं समझ आई। मैं कहता हूँ तुम ये तुम मेरी और रानी की लड़ाई नहीं, हम सिंबॉलिकली बात करें। मुझे लग रहा है इमरान को नहीं समझ आई, पीटीआई को नहीं समझ आई। भाई ये मैं लफ्ज़ यूज़ कर दो, पावर पॉलिटिक्स, और मेरा ख्याल है मैं समझ गया, मैं इसकी आसानी के लिए अब उसके तर्जुमा करने लगा। ताकत का ये निज़ाम है, केड़ी जमहूरियत, केड़ा आइन, केड़ा कानून? सीधी बात है। कहाँ पे भी एक भी मुझे दिखा दो जो 2 साल में जो पिछले गुजरे उसमें को आइन और कानून के मुताबिक काम हुआ। मुझे एक चीज़ हुई है, नहीं मुझे अब कंक्लूड करने दो ना, जो चीज़ साबित हो रही है, रियलिटी है, सच है, वो ये है कि भाई डंडा चल रहा है, डंडा चल रहा है, डंडा चल रहा है। हमारे पास डंडा है, मेरे पास डंडा है। मैं कहता कहाँ चिट्टा है, तू काला क्या है? मैं कहता वो चिट्टा है, वो मैंने चिट्टा साबित कर दिया। बोलो। तो सदर के पास जो डंडा था वो तो उसने इस्तेमाल कर लिया ना। सदर ने तो वो जो समरी भेजी गई थी वो मुस्तरद कर दिया, लेकिन अभी निगरान हुकूमत ने दोबारा से समरी जो है वो भेज दी है। ये दोबारा भेज दिया है। और देखें बात ये है कि ये जो ताकत का क्या कहा था, ताकत का भाई फिर तेरी उर्दू भी खराब है, अंग्रेजी भी खराब है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भाई ये डंडा पीर होता है ना, वो उससे बड़ा लॉ कोई नहीं होता। बस दरमियान में बात में कर सकता हूँ ना। अब 2 साल में मुझे बता दो इस मुल्क में जितनी डिस्कशन लॉ कानून, आइन, लॉ कानून हुआ है, मुझे लगा मैं 5 LLB कर लूँ, सहाफत खत्म हो गई। मजाक के अलावा सारे अपने शो निकालो, हर वक्त कानून आए। एक भी मुझे फैसला बता दो जो आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, बताओ फ्रैंकली। अच्छा अब मजे की बात सुने, ये इतना मकार आदमी है कि जो मैंने बात आखिर में कहनी होती है ना कि कोई फैसला आइन और कानून के मुताबिक आज तक नहीं हुआ, खुद कह गया आखिर में जाके। मैं तो शुरू किया इसे, खुद ही कह देता है भाई मैंने तो किया है। ये इतना चलाक हसीना है, ये चक्करबाज हसीना है कि सारा कुछ करके ताकत का कानून, फला का कानून, और इखलाकियात का भी कोई कानून होता है? नहीं होता। मुआशरे इखलाक से चलते हैं या नहीं चलते? नहीं चलता, ठीक है ना? हाँ देखे ना, इसके रऊनत देखे आप, इस रऊनत को देखे आप कि नहीं चल, और चला के था नहीं चलता। एक सुन लो फिर मेरी बात, नहीं चलता ना। तुम्हारे इस नए चलने के जो जोम था ना, तकब्बुर तुम्हारा जो था, क्या हुआ? ठीक है ना, वो ये हुआ कि 8 फरवरी को वो हुआ जो तुम सोच नहीं सकते थे। तो हमने 9 फरवरी का वो सुन लो, 9 फरवरी भी कोई आखिरी दिन नहीं है। 25 आप लेके फिर रहे हैं, 45। और सुन लो भाई, सुन लो 1947 से लेके फार्म 47 तक अवाम के साथ यही हुआ है, ठीक है ना? और हम लड़ रहे हैं, और हम लड़े जा रहे हैं। और 8 फरवरी को हमने तुम्हें यह बताया कि हम लड़ सकते हैं। कितनी दफा नतीजा तब्दील कर लोगे? कितनी दफा फार्म 45 पे फार्म 47 रख लोगे? कितनी दफा तुम इस तरह आईवाश का? ये भी आईवाश नहीं होगा। जो मैं अपने प्रोग्राम में मेरी बात लिख लें आप, ये आईवाश नहीं कर सकते आप। इस तरह नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी जो है ना धांधली की जगह धांधला कर लें। आप निकले मेरे साथ, मैं ये 2-4 दिन 5 दिन आपने बहुत खैरियत से गुजारे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं था, आपने नमाजें पढ़ी है। बिल्कुल नहीं, इसके चेहरे की रौनक बता रही है कि ये बहुत खुश थी। आज मुझे कहती अच्छा, आज की रौनक बता रही है ये इससे पहले। मैं तो तुम्हारी खबर देने लगा, मुझे पूछती है, कहती है राणा साहब भाई वापस आ रहे हैं कराची से। मैं कहा अपना जिगर है, मेरा तो दिल ही नहीं लगा उसके बगैर प्रोग्राम में। कहती है अच्छा कोई ऐसा चक्कर नहीं होता ट्रेन लेट हो जाए, खुदा की सारे इल्जाम मेरे पे लगा रहे हैं। अच्छा लेकिन मलिक साहब मैं आपको एक बात बताऊं, हम साफी हैं, हमारे अंदर हर वक्त रहता है इधर उधर देखना, ही समझना। ये मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, कराची के लिए ट्रेन में बैठने से लेके और उतरने तक मैं हैरान हो गया। लोगों के अंदर एक सेंस प्रिवेल कर चुकी है कि ये हुकूमतें जाली हुकूमतें। मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया कि 3-2 की अक्सरियत में बहस हो रही हो। कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि 7-4 की बहस हो रही हो कि 3 इस तरफ है तो 4 इस तरफ। अगर 8 बंदे बैठे हैं तो 8 ये कह रहे हैं कि हाँ वो धांधली हुई है। मेरे हल्के में फला जीत गया था, वो हार गया। मेरे हल्के में शाम तक वो जीता हुआ था, रात तक वो जीता। यही हो रहा है। आप किस तरह इस निजाम को ऐसे लेके चलेंगे? कब सीखेंगे? सुन ले एक मिनट मेरी बात, कब सीखेंगे? हमने क्या माजी में कोई सबक सीखा? हमने माजी में भी इसी तरह किया, हमने माजी में भी इसी तरह अवामी मैंडेट को रोंदा। और ये जो ताकत का जोम है ना हमें
कि हम बस अब हमारी हुकूमत आ गई, इधर हमारी हुकूमत आ गई। इलेक्शन कमीशन बड़ी पीड़ हो रही है उन्होंने कि सदर ने गैर आईनी किया, और तुम जो गैर आईनी बैठे हुए 2 साल से। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर पर 2 मुकदमात कायम हो सकते हैं। चाचा जो ईमानदार हमारा भाई बैठा है, इखलाकियात का ये अलंबरदार, मेरा सवाल है, पाकिस्तान में हमें तो लोगों ने समझाया, मैं समझा हमने गलत समझा था, मैं तो सरेआम मान रहा हूँ कि हमने गलत समझा। उन्होंने कहा जी आसमान पे अल्लाह नहीं होते हैं, ज़मीन पे चीफ जस्टिस होता है। गलती हमें भी होगी, हम भी गलत फहमी में मारेंगे कि चीफ जस्टिस जो कहता है वो खतबी बात होती है। एक बंदयाल साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, तुम्हारी उम्र छोटी है ना, हमारी उम्र तो बहुत ज्यादा, पिछले साल की बात हमसे भी 1.5 घंटे ही छोटी है यार, तुम के चक्कर में और तू 50 मिनट से और बता। अच्छा तो वो उन्होंने कह दिया कि जनाब इलेक्शन हो गए। और इस तरह के जो शरीफ लोग हैं बेचारे मसूब है, उन्होंने कहा इखलाकियात होती है, जमहूरियत होती है, लॉ होता है, आर्डर होता है, फला होता है। इन्होंने बड़ी एक फार्मूला याद किया, आइन होता है, और चीफ जस्टिस ने कह दिया। तो किधर गए जी 90 दिन, किधर गया इलेक्शन? और मुझे इससे सवाल, मुझे बता दो, क्या किसी की तौहीन अदालत हुई है? क्या किसी को अदालत ने बुलाया कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब मैंने ये हुक्म दिया है, निगरान हुकूमत साहब ये मैंने हुक्म दिया है? कोई एक बंदा पाकिस्तान में जिम्मेदार कोई डायग्नोज हुआ है कोई जिसपे आप ये बता दें कि इस वजह से बंदे ने पाकिस्तान का आइन टूटा? ये मैं कह रहा हूँ। तो हमने तो भाई अपना वो, हम तो मुसलमान हो गए। नहीं, फिर आप ऐसा करो ना कि आप ये तय कर लो, माइट इज राइट, चांकिया का कानून, ठीक है ना, कि अदालतें बंद कर दो हैं, ये सारी चीजें बंद कर दो, और ये कहो कि जी बस ठीक है, जो हम फैसला कर दिया ना वो फैसला आखिरी है। डार्लिंग, और यार दुनिया को भी शक्ल दिखानी है कि नहीं दिखानी है आपने? यहाँ तो आम आदमी के 10 साल में उसकी अदालत में मुकदमा ही नहीं लगता। बाकी हमने हमारे लिए तो अदालतें किस्म की, मतलब अब क्या मैं कहूँ, क्यों ना कहूँ? एक नहीं ठहर जाए ना, मैं ठहर जाऊँ। और लाखों मुकदमे हैं पड़े हुए हैं, साल से। सुने ये क्या कह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना बोलूं, यही बोलता रहे। मैं खुदा की कसम मैं चाहता हूँ ये बोले, जो ये बोल रहे हैं ना, ये बड़ी कोड़ी अपनी तरफ से। मुझे तो ये कहता है कि चाचा केड़ा चाचा पता नहीं इखलाकियात का, ये जो ताकत का ताया है ना, जो ये बोल रहे हैं, ये मेरी जबान ही तो बोल रहे हैं। दुनिया ताकत से चलती है, ये मेरी जबान बोल रहा है। ये वो लोग हैं जो हमें मारते और हमें रोने नहीं देते। ये वो लोग हैं जो हमें इलेक्शन के नाम पे बेवकूफ़ बनाते, फिर हमें उस पर एहतजाज नहीं करने देते। ये वो लोग हैं जो हमें कहते हैं वोट डालो, फिर हमें वोट की हुर्मत के ऊपर यकीन नहीं रखने देते। ठीक है, आपने एक इलेक्शन कराया, इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये मेरे साथ, आप मेरे साथ सुबह 7 बजे तक हम जागते रहे, खजल होते रहे, हम जिता के सोए, पता चला सारा जुड़ के। तो इस तरह कब तक चला लेंगे आप? ये हुकूमतें, ये जो हुकूमतें आप लेके बैठे हुए हैं और आप कर रहे हैं। सिर्फ 2 जुमले मुझे ये आगे ना, निगरान हुकूमत, आज इनके बड़े जनाब बहुत इनके अंदर आइन जाग रहा है। इन वजीर आजम साहब से, प्रोफेसर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब से, प्रोफेसर साहब से पूछें कि क्या तुम्हारी आईनी हैसियत है? क्या तुमने जो 2 साल किए 90 दिन के बजाय वो आईनी तौर पे किए? क्या तुमने आज उसका तो, क्या किया है? मेरा सवाल फिर आ गया ना, फिर मेरे पॉइंट पे आ गया ना। आपका मतलब है कि उसका क्या कर लिया? नहीं, उसने भकोल डार्लिंग के उस कानून के खिलाफ हुकूमत की है, 90 दिन से ज्यादा की है। देन व्हाट? मुझे बताओ रिजल्ट क्या निकला है? वो हुक्मरान नहीं रहे, वो मर्जी से बैठे रहे। 90 दिन के बाद 91 92 93 दोनों मुझे एक चीज समझा दें, एक जरा चीज समझा दें कि आइन जो है, अगर एक जगह पर आइन टूटता है या आइन की वायलेशन होती है, किसी ना किसी मजबूरी के तहत कर लें या जो भी सिचुएशन के तहत कर लें, अगर एक जगह पे आइन की वायलेशन होती है तो क्या दूसरी जगह पर करना भी लाजिम हो जाती है? आप मलिक साहब से पूछें। मैं दोनों से बारी बारी पहले आप बता दें। पहले देखिए, जो आप सवाल कर रही हैं ना, तो वो ये है कि एक कत्ल हुआ तो अब मुझे भी कत्ल करने का हक है, ठीक है, क्योंकि वो कत्ल हुआ था। ये कोई वो नहीं है, दलील नहीं है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज ये कि एक बात याद रखिएगा कि जो इमारत जुल्म के बुनियाद से शुरू हो ना, वो कभी भी इंसाफ की छत पे नहीं खत्म होती। आपने आइन तोड़ा, आपने आइन की खिलाफ वर्जी की। ये जो बात मलिक साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बंदियाल के जो हुक्म है उसकी कोई हैसियत नहीं है। काजी साहब के हुक्म की बड़ी हैसियत है, क्योंकि काजी साहब तो पार्लियामेंट में हमारे साथ बैठे थे। जब हम तकरीरें कर रहे थे तो काजी साहब हमारे साथ बैठे हुए थे। ये डरता है, मैं नहीं डरता, मैं बोलता हूं, मैं कहूंगा, मैं तो बात करूंगा। मैं तो इसीलिए बंदियाल साहब पे बात की, वो रिटायर हो गए हैं, ये दलेर आदमी। ठीक है, ये रिटायर पे बोलते हुए कह रहा है, मैं तो भाई कह रहा हूं, और क्यों ना बोलूं यार, मैं मर गया यार, कमाते कमाते, टैक्स देते देते, थोड़ी सी तनख्वाह के अंदर भी आप मुझ पे पानी का, गैस का, बिजली का, रोड पे चलने का, खाने का, पीने का, स्कूल का, ट्यूशन फीसों का, आप हर तरह का टैक्स ले रहे हो और मुझे बोलने भी नहीं देते।
मेरे पैसे से निजाम चलता है, मुझे नहीं बात करने दे रहे आप, क्योंकि करोगे तो तुम अंदर कर देंगे। कौन सा निजाम है भैया जिसमें आप मेरी बात को सुन के आप कहेंगे मैं क्योंकि बात आपके हक में नहीं करा तो आप मुझे अंदर कर देंगे? ये कौन सा निजाम है? मलक महफूज हो सकता है, मोहतात हो सकता है, भाई मैं तो वो बात करूंगा जो मेरा ज़मीर कहता है। मैं तो ये समझता हूं कि अगर अदालतों ने पहले दिन से इंसाफ और कानून के मुताबिक चले होते, ठीक है ना, जस्टिस मुनीर से आगाज कर ले, नज़रिया जरूरत जहां से शुरू हुआ तो और आपने क्वेश्चन देने शुरू कर दिए ताकतवरों को, ठीक है, और हम वहीं खड़े हुए और हम उससे बदतर हालत में खड़े हुए। उन्होंने तो नज़रिया जरूरत के तहत को जरूरत बनाई कि जी ये जरूरत है, हालात ऐसे हैं वैसे। और भाई हमें तो हालात भी कोई ऐसे नहीं है यार। क्या दुनिया ने कनपटी पे बंदूक रखी हुई है कि आप अवाम के मैंडेट को कुचलते तो ना करें इलेक्शन, अगर आपने अवाम के मैंडेट को कुचलना है? तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह निजाम नहीं चलेंगे। अवाम के लिए नहीं कराए, अभी जनाब को गलतफहमी है, अभी झाकादान पै गया। ते मेरा अंगूठा काट दे जितने ते निशान लगा है, वो हमने नहीं कराया। मेरे अंगूठा काट दो जिस पे निशान लगा हुआ है। मुझे बेवकूफ क्यों बनाया आपने? बताने लगा ना क्यों बेवकूफ। कितने अरब रुपए खर्च हुए इलेक्शन पे? बताना वो बहुत पैसे, 260 अरब रुपए लगे पर इलेक्शन पर वोट, 3,500 रुपए लगा। मगर हमारी मजबूरी है, कुछ हम यार मजबूर लोग हैं ना, हमारी मजबूरी है, हमने IMF से कर्जा लेना है, तो कागजों में किसी ने हमें कहा भाजी इलेक्शन कराओगे तो कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, बता दी है ना मजबूरी। अब चुप हो जाओ। IMF से इब्ने इंशा साहब का एक शेर अब क्लियर हो गया, आपका मूड अच्छा हो जाएगा ये मजबूरी पे। IMF को एक खत भी लिख दिया गया है, मैं उस पे आ रहा हूँ। वो शायद इब्ने इंशा साहब ने फरमाया था कुछ इश्क था, कुछ मजबूरी थी, सो मैंने जीवन हार दिया। ठीक है, तो मजबूरियों के नाम पे अगर आप ऐसे जीवन हारते रहेंगे यार, लोग भूखे मरते रहेंगे, लोग एड़ियां रिगड़ते रहेंगे, लोग बिजली के बिलों से खुदकशियां करते रहेंगे। फिर आपने बढ़ा दिए, कल पे आज नोटिफिकेशन हो गया 7 रुपए हो गए, 7.5 रुपए। मुझे उसमें एक बात का आप जवाब दें यार, क्या हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए मुश्किल है? ये जिंदगी आजार बन के रह गई है मेरे लिए, और ये 23 करोड़ 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए बन के रह गई यार। तुम्हारे तो माथे पे शिकन भी नहीं आती यार तकलीफ की। हम अपनी आंखों के सामने लोगों को मरता हुआ देखते, हम अपनी आंखों के सामने लोगों के ख्वाबों को टूटते हुए देखते। तुम बैठ के ऊपर बादशाह फन्ने खान, हम जब मुल्क के अंदर गरीबी दूर करेंगे, वो 40 सालों तो तुम बैठे हो, गरीबी कितों तुहाडी तक दूर हो गई, बाकियों की दूर क्यों नहीं हुई? फिर आप कहते हैं जी यूं है और यूं है और यूं है। करें सवाल जो करना है। खत्म हो गई। मैं क्या सो गई है। अब आप जब मैं सवाल पूछती हूँ तो मुझे चुप करना होता है। शरीफ लोग हैं, मैं तो सलूट कर सकता हूँ अब डार्लिंग को, कितने शरीफ है, कह रहे यार हम कर्जा देते हैं, टैक्स देते हैं, मेहनत करते हैं, जॉब पे करते हैं, एक 2 करते हैं, सन रोन दी तो इजाजत दो ना, ये इनका सिर्फ मुताबिक तो दो यार, रोने तो दो, चुप करके सुन लेते हैं। मर्जी। ये देखो कितना जालिम है, खुदा की कसम। राणा साहब मैंने चुप करके सुना है। मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे कंधे पे हाथ रखो तो मैं यूं कर दूं। भुट्टो को जिस कहा करते थे, उसकी बड़ी फेमस एक कोटेशन थी जनाब उस जमाने के, चलो थोड़े जो भी है, वो कहता था जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना तो हिमालय से लेकर ना तो भैया पूरा पाकिस्तान रोएगा। तो फिर देख लो जो हुआ है, वो गुफ्तगू है सारी। नहीं पावर वहीं की वहीं है, सच वहीं का वहीं है, जो कड़वा है, घटिया है, जो मर्जी रोना डोला लो। मेरा आर्गूमेंट ये है, काकड़ ने 90 दिन से ऊपर गया, देन व्हाट हुआ क्या? पंजाब की जो निगरान हुकूमत थी वो 90 दिन पूरी हुई है, वो बल्कि वो 1 महीने की अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट ले आए, जनाब हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, मिस्टर स्पीड हो गया, ठीक हो गया, अच्छा हो गया। मेरा पॉइंट सारा ये है कि जब तक आप इस सिस्टम को नहीं समझेंगे आप इससे मुकाबला नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है कि PTI को, वो तो हम आपस में कैसे मुकाबला कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि PTI को रीथिंक करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुनाफिकत करे, मैं ये नहीं कह रहा वो घटिया हो, उनको कम से कम समझना चाहिए कि पाकिस्तान का निजाम क्या है कि पहले सिस्टम को समझें, फिर सिस्टम का हिस्सा बने, और विद इन सिस्टम जो है वो उसको समझ के चले। आप कन्फ्रंटेशन 2 साल से लड़ रहे हैं सिस्टम के साथ, आप किसी दिन स्टडी करा लें, हमारे क्राइम रिपोर्टर को सबको बुला लें, कॉमर्स रिपोर्टर को बुला लें, आप जो अदलिया को कर दे, चलो इस्लामाबाद से पूछ लें। खुदा की कसम ये दुनिया का सबसे बदतरीन मुल्क होगा, बदकिस्मत मुल्क है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आप चलें आगे चलते हैं, आप सदर और जो स्पीकर का फड्डा है, अल्टीमेट कहाँ जाएगा? आप बताओ कहाँ जाएगा? बिलावल ने वैसे सदर पे 2 नए मुकदमात बनने का कह दिया है। तो फिर देखो हमारी सियासत करने वाला और आइन तोड़ने वाला। बिलावल साहब के इन 2 मुकदमात पे मैं बात करना चाह रहा हूं। उस पर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दे दो, फिर अच्छा राना उस पर अच्छा बोलेगा। मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पाकिस्तान में कभी 18वीं तरमीम थी,
18वीं तरमीम में पाकिस्तान में एक सदर पाकिस्तान हुआ करता था, उसके पास इतनी पावर थी, वो जिसको मैं डंडा बोलता हूँ, कि वो हुकूमत भी निकाल सकता था। अब जो 18वीं तरमीम हुआ करती थी, 58B की बात कर रहे हैं, 18वीं तरमीम वो चले उससे वो नहीं, वो ठीक कह रहे हैं ना, 18वीं तरमीम में भी खत्म हो गया, उसने उड़ाई ना, मैं 50 उसी के तहत उसमें हमने सदर का गला काट दिया। अब जो सदर है वो यकीन करो, जिस तरह मैं यहाँ बैठा बोल रहा हूँ ना, सदर की कोई हैसियत नहीं। आप जितने भी लॉज देखें, मैं जल्दी इसको कंक्लूड करना, कुछ डेज है कि सदर साहब आप इतने दिन में कर दें, अगर वो नहीं करते तो आपका हर जो सुप्रीम आपकी जो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाए, सदर मैक्सिमम ये कर सकता है, नहीं भाजी मैं 2 हफ्ते 3 मैं नहीं किस पे साइन करता, ना करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, डिले कर सकते हैं। इसमें भी वो डिले टैक्टिक्स है। मैं लीगल कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, उसमें सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है, ये कागजी सदर है, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है हुकूमत मैं जा रहा हूँ, और जाने के बाद वो दोबारा शादी करना चाह रहे हैं पीटीए के साथ। इसीलिए इमरान खान ने आज उनकी हमायत में भी बयान दे दिया कि आप बहुत सही कर रहे हैं, वो अपनी जात के लिए लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये जमहूरियत की लड़ाई है। अब राना साहब, ठीक है, मेरा ख्याल है राना साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके हम बात करेंगे कि जो खान साहब ने कह दिया है कि सदर ने असम्बली पर ना दस्तखत करके जो है वो दुरुस्त फैसला किया है, जबकि जो बिलावल भुट्टो हैं वो ये कह रहे हैं कि सदर को अपनी पोजीशन को समझना चाहिए, और जो ही वो सदर के ओहदे से हटेंगे 2 आईनी मुकदमात जो है वो उनके मुंतज़िर होंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने तो ये कहा है कि सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का इजलास न बुलाकर दुरुस्त किया, लेकिन दूसरी तरफ जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने कहा कि बहुत से कानूनी मसाइल बनने वाले हैं सदर ममलकत के लिए। मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने पर 2 मुकदमात होंगे, एक तो गालिबन असम्बली तहलील करने वाला मुकदमा होगा, और दूसरा जो है वो आइन तोड़ने का जो है की बात की जा रही है। राना साहब आपकी तरफ आऊँगी। राना साहब मुझे ये बताएं कि जो अभी बानी पीटीआई कह रहे हैं कि सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर दुरुस्त किया, और कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा था कि जो सदर है ना वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि पीटीआई के साथ उनकी ज़रा दोस्ती बहाल हो जाए, उनका जो स्टेटस है वो बहाल हो जाए वहाँ पर। तो क्या आपको लगता है कि जब खान साहब ने एक रिएक्शन दे दिया है तो ये सुनी गई है सदर साहब की? आरिफ अलवी साहब कभी भी पीटीआई से जुदा नहीं हुए थे। सदारत का एक तकाजा था जिसके वजह से वो बहुत सारे मामलात में बात नहीं करते थे। अच्छा। लेकिन अब चूँकि वो उनका जो मुद्दत है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, तो वो बात कर रहे हैं जो उनके अपने अंदर एक इखलाकी तौर पे जिसे वो सही समझते हैं। ओके। अब बिलावल साहब ने जो फरमाया है कि उनके ऊपर 2 आईनी मुकदमात बन सकते हैं, इसलिए बन सकते हैं कि भाई वो क्यों उनके मर्जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उन पे तो उन्हें तो फांसी दे देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तो वो सदर ही हैं वो चले सदर हैं, जब वो तब भी सदर थे जब उन्हें कहा जा रहा था कि अपनी औकात में रहो, और वो तब भी सदर थे जब उन्हें कहा जा रहा था कि तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे वाने सदर से। हम क्योंकि हम वो बच्चे हैं जो अपने अब्बू का कभी एहतराम नहीं करते। सदर आइनी तौर पे रियासत का हेड होता है, और हमने जो उनके लिए ज़बान इस्तेमाल की वो कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन आप जो आज बोरे हैं वो आपको कल काटना पड़ेगा। तारीख ने यही सिखाया है, हम नहीं सीखते। अच्छा, बिलावल साहब ने जो फरमाया कि उन पे 2 मुकदमात तैयार हैं और होने चाहिए क्योंकि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ वो बोलें, लेकिन बिलावल साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पूरा सिंध आप लूट के खा जाएं, आप पे कोई मुकदमा नहीं हो सकता। आप पूरे सिंध के वसाइल हड़प कर जाएं, आप पे कोई मुकदमा नहीं। मैं कराची था ना, तो शाम के वक्त थोड़ी सी हवा चली और बारिश का माहौल बना, तो हम लाहौरिये हम ज़रा बारिश के लिए थोड़ा हमारे अंदर एक वो पैदा हो जाता है, बागों में पड़े झूले, तुम हमें भूल गए हम तुमको नहीं भूले। मैं ये गा रहा था आप दोनों के लिए, तो मैं तो उस पर खुश हो रहा था। तो मैंने उसको देखा, मैं कहा भाई लईक साहब आपके एक रंग क्यों उड़ गया? उन्होंने कहा भाई ये बारिश एक क़यामत होती है हमारे लिए। कहता पानी तो उतर जाता है, फिर कई हफ्ते जो कीचड़ और बदबू होती है और उससे मच्छर पैदा होते हैं और उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं वो तो मीडिया का एक रिपोर्ट ही नहीं करता। उस पर मुकदमा नहीं हो सकता, उस पर मुकदमा नहीं हो सकता कि कुत्ते काटते फिरे और वैक्सीन ना मिले, उस पर नहीं मुकदमा हो सकता। इस पे मुकदमा नहीं हो सकता कि थर के बच्चे साफ पानी के लिए एड़ियां रगड़ते हुए मर जाए, नहीं होगा मुकदमा। इस पे मुकदमा नहीं हो सकता कि सिंध के अंदर
आज तक वाटर माफिया जो है, बिलावल हाउस को भी पानी खरीद के पर उस पर नहीं मुकदमा हो सकता। इस पे नहीं हो सकता कि कराची कचरा कुंडी बन के रह गया है, ठीक है, इस पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये अवाम का मामले, और अलवी साहब पे इसलिए हो सकता है क्योंकि ये इनके इक्तिदार के मामले, ठीक है। ये मलिक की बात बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये ताकतवर लोगों की निजाम है सारा। अंदर से मान गया मेरी बात? नहीं, मैं मान कैसे गया हूं? मैं अब वो मैं मानता हूं कि जब मैं ये जुमला पढ़ता हूं ना टीपू सुल्तान का कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, तो मुझे पता है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी इक्तिदार की होती है और शेर की एक दिन की जिंदगी जो है ना वो अवाम की अपनी ताकत की और अपने पूरे उसकी जिंदगी होती है। लोग उसको याद रखते हैं, गीदड़ की 100 साल जिंदगी को याद नहीं रखते। काबिल से लेके और आज तक आप देख लें, कातिल ताकतवर ही होता है मारने वाला, लेकिन शेर भी तो ताकत का सिंबल है भाई। तू तेरा अपना सिंबल तो सीधा कर। शेर क्या है? खाइयो पीजो 22 घंटे सोता है शेर, जिन्हों बड़ा तो हीरो ही नहीं, मैं बताने लगा। सुनना सिर्फ शेर काम क्या करता है? सोता है और बच्चे पैदा करता है, दैट्स ऑल। आज तक उन्होंने काम भी कुछ नहीं किया, बड़ा शेर तुसी बनाया है। सारा काम तो खोते कूदे गधे कूदे करते हैं। असल हीरो तो होता है जो काम करता है। मेरी बात सुन ले। शेर पता नहीं कितों टीपू सुल्तान लांदा शेर। आप जिस शेर की बात कर रहे हो ना, ओ भाई पूछ ले, किसी डॉक्टर को पूछ ले, शेर सोए 22 घंटे सोता नहीं करता। दे डू नथिंग, कीप स्लीपिंग। सुन तो ले मेरी यार, सुन ले। आप जिस शेर की बात कर रहे हैं ना, मैं उस शेर की बात नहीं कर रहा जो 22 घंटे सोता है नहीं, और वो बच्चे जनता है, वो वाले शेर की बात नहीं कर रहा। मैं तो जंगल के बादशाह की बात है। जंगल के बादशाह की बात। वो भी पावर है यार, बोलने नहीं दे रहे। वो पावर है जो तुम जिसके खिलाफ बात कर रहे हो। चले आप बात कर ले, मैं फिर बात ताकत का एक इमेज बनाया ना तुम लोगों ने कि जंगल का बादशाह कौन है? जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। गल्ला करनी है जमहूरियत दी, बातें करनी डेमोक्रेसी की, बातें करनी इखलाक की अपना। और सिंबल क्या रखा है? उकाब। सिंबल क्या रखा है? शेर जो खाता है, जो शिकार करता है, दूसरे को खा जाता है। तो फिर सिंबल बनाओ गिद्ध को, जो मरा खाती है, जो तांगी नहीं किसी को नहीं करती। फिर सोचो ना, इस तरह अगर पावर की बात कर रहे हो। नहीं, आप जिस सिंबल की बात कर रहे हैं ना, गिद्ध की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपको पता है गिद्ध में एक इम्यून सिस्टम होता है, वो मुर्दार, गला सड़ा, बदबूदार सब चीजें खा जाती है। तो वही गिद्ध तो पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है। मुर्दार, गला सड़ा निजाम, गला सड़ा सिस्टम, बदबूदार क्या इलेक्शन, सब खा जाते हैं वो लोग। ये भी गलत, ठीक है ना? हुक्मरानी। और यार मेरी बात तो लेने दिया करो ना भाई, आप वो बोले जा। आप मैं क्या इस मतलब यहाँ पे कोई मेरे मेंटोर हो कि आप जो बोलोगे मैं सुने जाऊंगा? तो बोला मैं, मेरी बात ही नहीं आप होने देते। वो बीच में खातून बैठी है, वो तेरल मुंह देख के हंसी जाती है। भाई मेरी भी बात सुन ले यार। अच्छा, सॉरी, मैंने उधर कर नहीं, ये जुमला मैंने इसलिए कहा है कि ताकि आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। आप पता नहीं इनमें क्या तला। ये वो स्टूडेंट है जो कमरे इम्तिहान में बूटियां तलाश कर रहा होता है ना कि ये सवाल ते आ गया, जवाब कितने रखे सी पे। ये वो टीचर, वो स्टूडेंट है। सारे हमारे मैं हम बात कर रहे होते, वो मैंने कहा शायद इसमें कोई फार्मूला ये जो तलाश करती रहती है, हम बोलते रहते, ये फिर मेरे कहना पड़ता है जरा मेरी तरफ तवज्जो दे दे, कोई बात नहीं, उधर देखो, ठीक है। तो बात ये है कि जो सिंबॉलिक बात है ना, मैं सिंबॉलिक की बात कर रहा था। मुझे शेर से कोई दिलचस्पी नहीं है वैसे, बाय द वे, क्योंकि मैं तो खुद घर का गीदड़ हूं भाई, तो मुझे किसी शेर से क्या दिलचस्पी हो सकती है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं कि आप काबिल ने मारा था ना हबील को, तो काबिल ताकत तगड़ा था, लेकिन इखलाकी तौर पे हबील जिंदा है आज तक एक करैक्टर के तौर पे, और काबिल एक कातिल के तौर पे जिंदा है। हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है। हमें समटाइम हम मीडिया की सपोर्ट से और उस तरह करके हम एक जाली मोहम्मद बिन कासिम बन जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन बाद में हिस्ट्री बताती है कि हम अंदर से राजा दाहिर, मैं राजा दाहिर के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं वैसे एक मिस बात कर रहा हूँ। तो मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, मिस उज़मा रूमी साहिबा, वो ये देखे कितने मैंने अच्छे अंदाज में आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई बिलावल साहब, खुदा का वास्ता है 200 यूनिट भी ना दो हमें, आप हमें सस्ता आटा भी ना दो, आप हमें चलो कुत्तों की वैक्सीन भी ना दो, अच्छा चले चाइना कटिंग से भी तहफुज ना दो, अच्छा चले कचरा कुंडी बनने से भी तहफुज ना दो, खुदा का वास्ता में सांस लेने दो यार। आपने आके 7 रुपए फिर बढ़ा दिए, और 300 यूनिट दो ना दो, हमारी जान छोड़ दो, ये बिजली के बिल तो रोक दो यार। आप तो बड़े वादे करके आए थे दावे। सिंध में और बलूचिस्तान में एयर टैक्सी चल गई है माशाल्लाह। कहाँ गए? वैसे एक बात है, निजी कंपनी ने लॉन्च कराची से आगे बड़ा डिसेंसी आई है, बड़ी गुफ्तगू में बड़ी ब्यूटी आ गई है।
नहीं नहीं, उसकी रीज़न पता क्या है, मैं वहाँ पे अपने अहले कराची से मिला ना, बड़े शुस्ता से लोग हैं, बाद तो गाली भी दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं। तो पंजाबियों में तो अच्छी खासी बात भी लगता है गाली चलती है। वही, लेकिन ये कि वहाँ पे भी एक चीज़ सब में तय थी कि ये निज़ाम ने हमारे साथ चीटिंग की है। मैं जहाँ भी गया, जिस जगह पे भी गया, मैंने कराची में बहुत 4 दिन कंगाले बीमारी में, तो मैं जहाँ पे भी गया मैंने यही देखा। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ मलिक साहब कि ठीक है अब भाई आपके पास डंडा है, आप ताकत के लोग हैं, आप बहुत तगड़े हैं, आप गरीबों को मारते भी हैं, उन्हें रोने भी नहीं देते, लेकिन इस डंडे में 14 अगस्त को आप झंडा भी लगाते हैं, उस झंडे का थोड़ा सा एहतराम नहीं। अब हम आपको रोने की इजाज़त दिलवाएंगे इंशाल्लाह। हम भी अगला सवाल करें। मुझे आपने इस पे मुझे 2 मुकदमात पे नहीं अपना स्टैंड दिया। नहीं देखें ना, वो देखें हमारे यहाँ, मैं तो एक क्रॉस ही बोर्ड बात करूँ। पहले तो हमारी लॉ की जो आइन की अंडरस्टैंडिंग, ये हमारे अपने कल्चर की बात जिसमें मेरा फ़ायदा है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो पार्लियामान है ये पूरी नहीं है, लिहाजा मैं नहीं करता। स्पीकर साहब ने देखा हमने तो हुकूमत बनानी है, वो कहते हैं कि 21 दिन में होना है। स्पीकर ने इजलास बुला लिया। मेरा पॉइंट वही है ना कि पहले तो हम ये इस महामाम में सारे नंगे हैं। हमारी सब की जो पावरफुल की मैं बात कर रहा हूँ, कमज़ोर का तो काम ही कोई नहीं, उसकी तो औकात ही कोई नहीं, वो लॉ की बात करे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ट्रेजिडी है कि हमारा हुक्मरान तबका जो है वो लॉ पे न्यूट्रल नहीं होता। वो लॉ को इस तरह देखता है मेरा किस में फ़ायदा है, क्योंकि स्पीकर है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी की आगे आनी है हुकूमत, यानी कि सदर उनका बनना है, नून के साथ हुआ है, लिहाजा वो आइन को ऐसे देख रहा है कि 21 दिन बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का आइन तो कभी 1 इंच भी नहीं हिला तो वो तो जलजिला आएगा और अल्लाह ना माफ़ी दे पूरा पासन फना हो जाएगा। तो मैं तो स्पीकर अशरफ साहब के बिल्कुल उनकी पेन के साथ हूँ। सदर का मसला क्या है, सदर कहते हो ये तो असेंबली पूरी नहीं। अब मसला क्या है कि सदर को किसी ने कान में बता दिया कि जनाब ना तो आपको प्रोटोकॉल मिलना है, वो होता है ना जब आप सदर जाते हैं रुखसत होते हैं आपको एक गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा, यू आर नॉट इन द गुड लिस्ट। तो अच्छा सदर की प्रॉब्लम बयान से पहले की बात है, ये पहले की बात है। सदर ने 5 दिन बिल्कुल खामोश बैठे, उन्होंने बताया ही कुछ नहीं। एकदम उनको याद आया कि यार कोई शायद को पूछ ले, मुझे समरी आई, उन्होंने कहा मैं नहीं करता साइन को, मुझे शायद तवज्जो नहीं। अब सदर की ट्रेजिडी ये है कि ना वो इमरान के रहे हैं ना वो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। खान साहब ने ये उनकी बैन ऑन रिकॉर्ड है, शी सेड कि खान इज नॉट हैप्पी विद द प्रेसिडेंट। ये मैं नहीं कह रहा, आज तो लग रहा है कि वो कह रहे हैं नहीं। अब वो है ना, मैं खान साहब भी तो आपको पता है सेमेस्टर के बंदे हर सेमेस्टर में बदलते रहते हैं, वो तो कहते हैं यू टर्न बड़ा अच्छा होता है। बार कैफ जो मैं बात करने लगा था कि सदर साहब ने एक ज़माने में खान साहब ने उनसे कहा कि आप सदर पासन आप तारीख दें इलेक्शन की, ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ही डिड नॉट। तब वो किसके साथ थे, डंडे के ताकत के साथ थे। अब ताकत वालों को लगता है कि यार ये तुम 3 चौथे महीने में तुम्हें इनकलाब याद आ जाता है, अब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोच रहे हो। कई जगह पे उन्होंने खिताब किया कि इस तरह इलेक्शन नहीं होंगे, बिल्कुल राना बने हैं कि अगर आप सही इलेक्शन नहीं कराएंगे, अवाम को मैंडेट नहीं देंगे तो ये होगा। भाई जो मर्जी करो, सदर पाकिस्तान है, एक हेड ऑफ स्टेट है, तो वो इधर भी अच्छी बुक्स में नहीं है, इधर भी अच्छी बुक्स में नहीं है, और उन्होंने एग्जिट लेना है। और ऊपर से एकदम किसी को ये भी पता चल गया कि जनाब अवान सदर में आपके बेटे ने आके तो एग्रीमेंट कर दी अमरीकी एक NGO के साथ, पता नहीं कोई दांत का कोई एक फार्मूला उन्होंने लाना है, तो 7-8 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आप अपने बेटे को यहाँ पे अपने दफ्तर में बिठाते हैं या गवर्नर। यार सुन लेना, मेरा पॉइंट ले लो ना एक दफा। तो मेरा कहने का मतलब कि ये निज़ाम ऐसा है कि जब आप किसी जगह अपने मुफाद से चलेंगे तो अगले आपका सारा चट्टा कट्टा भी खोल लेते हैं। अब देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, आपका सवाल बचा देता हूं मैं खुद ही आगे इसकी बात को। देखिए ये जो कह रहे हैं ना कि सदर ने ऐसा किया, उनके बेटे ने किया, अगर ऐसा किया है तो इसके ऊपर कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। मैं तो नहीं कह किसी ऐसे बंदे के साथ खड़ा जिसने कानून से हटके को काम किया है, ठीक है, लेकिन अगर एक 8 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी और वो पाकिस्तान के अंदर यूज होगी, ये एक अलग बात है। और ये इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है कि आप तय कर लें कि भाई इस बार मेरी बेटी को आपने इस बार हमने करना है, अगली दफ़ा आपके बेटे की बारी आ जाएगी, ठीक है, फिर आपके पोते की बारी आ जाएगी। तो ये कुछ नहीं है, पूरा मुल्क किसी के हवाले कर दो, वो मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर ये वाली एक छोटी सी बात मलक ने कहीं सिंगल कॉलम खबर पढ़ ली तो इसने याद रख ली, ठीक है। ये इस पे कभी बात नहीं करता कि ये तय हो जाता है कि बिलावल साहब पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहते हैं कि मियाँ साहब और मेरे अब्बू जी मेरे लिए और क्या नाम है मरियम साहिबा के लिए रास्ते बनाएं ताकि हम इक्तिदार संभाल सकें, हम वो कर सकें। पूरा मुल्क हवाले कर दो, कोई मसला नहीं है। 8 अरब रुपए बाहर से अगर आके पाकिस्तान में खर्च हो तो वो बहुत बड़ा मसला है। $190 मिलियन बाहर से पाकिस्तान आ जाए तो उस पर मुकदमा बन जाएगा।
तो जो सुन लेना जुमला, 190 मिलियन डॉलर बाहर से पाकिस्तान आ जाए तो उस पर मुकदमा बन जाएगा, और पाकिस्तान से कई अरब रुपए हुंडियों से और टीटीओ से चले जाए उसके ऊपर फर्द जुर्म लगेगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर आपने इसी तरह सारा निजाम चलाना है तो आप चलाए जाएं, इससे क्या खटेंगे, बीच में से निकलेगा क्या, ये वक्त बता देगा आपको। वैसे मलिक साहब, जो खान साहब हैं, उन्होंने एक जो खत, जिसको IMF को खत लिखना था, उसको डिक्टेट करवा दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने डिक्टेट करवा दिया, आज चला जाएगा वो खत। देखिए उसमें ये मैं कोई राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं, मैंने कल भी आपको खबर दी थी कि खान इज़ 100% ऑन कन्फ्रंटेशन। खान एक इतनी सी भी लचक नहीं है, मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। खान इज़ विदाउट लचक, बल्कि खान का अगला प्लान सुन ले। अगला प्लान ये है कि जो गंडापुर साहब आए हैं वो इसीलिए आए कि खास मेंटेलिटी, उन्होंने कहा जिस पुलिस अफसर ने हमारे लोगों को तंग किया उनको भी नहीं हम छोड़ेंगे। अब वो एक स्पेस बनाने लगे हैं KP के अपने उन लोगों के लिए जो मफरूर हैं। 9 मई के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक पूरी महाजराई के मूड में है। पेशावर हाई कोर्ट ने वैसे उनको रिलीफ भी दे दिया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि इमरान गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये श्योर का फैसला है, मगर मैं आपको खबर दे रहा हूँ उसी के पराहे में इसीलिए सदर पाकिस्तान भी उसी कैंप में चले गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरे पास जो चढ़ाई होनी है कम से कम मैं PTA की तो शक्ल लूँ, क्योंकि आप किसी दिन सदर भी नहीं रहना और 8 या 9 मार्च के बाद आपने सदर नहीं रहना। तो खान साहब ने ये जो लेटर भी लिखा है ना, मैंने जो आपको बॉटम लाइन समझाई थी कि इस मुल्क में जो इलेक्शन हुए हैं, अगर आपको ये गलत फहमी है कि वो जमहूरियत के लिए हुए हैं, वो इखलाक के लिए हुए हैं, वो राने के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो टॉपिक अच्छे हैं, इस निज़ाम को इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस निज़ाम को पता लगे ना कि इसके बगैर ही IMF पैसे देगा तो मेरे ख्याल है फिर इलेक्शन भी कोई नहीं होने से। तो इमरान खान हिट कर रहा है इस निज़ाम की सोल को। सोल क्या है? कर्जा। अब इम्कान है 6 से 8 अरब डॉलर का, अगर वो मिलता है तो ये निज़ाम चल जाएगा। मैं आपको ये अपनी सेंस बताने लगा कि ये जो निज़ाम बना है ना इस वक्त, मरीम और नवाज ये चला लेंगे। अगर IMF से पैसे नहीं है तो फिर आप सोच नहीं सकते पाकिस्तान का फिनेंशियल जिंदा रहना बहुत बड़ा अजूबा होगा। ठीक है राना साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी ख़त लिखा है कि ये तो सीधा सीधा आवाम के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित नहीं होगा अगर आप IMF को ये ख़त लिख देते हैं कि इनको कर्जा ना दें? मुझे बताएं, ये जितने कर्जे आज तक आए हैं ये अवाम पे खर्च कब हुए? आपने इस हुकूमत के ने जाते जाते हर रुकन असम्बली को 1 अरब रुपए दिए तरक्याती फंड के नाम पे, 270 अरब रुपए ये बन गए। जब अवाम को देने की बारी आई 15 अरब रुपए की सब्सिडी, तो आप वो दे नहीं सके। ये कैसा निज़ाम है भाई, जिसमें आप अरकान असेंबली को सियासी रिश्वत के तौर पे 260 अरब रुपए दे देते और अवाम को 15 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं दे पाते, और फिर आप कहते हैं कि कर्जे आ रहे हैं अवाम के लिए। आज तक जितने कर्जे आए हैं उनमें कितने अवाम पे खर्च हुए? मैं तो एक बात बार बार कह रहा हूं कि जिस दौर में कर्जे आए उस दौर में हुक्मरान खानदानों की जायदादें कितनी बड़ी आपको समझ आ जाएगी, और अवाम पे कर्जा कितना बड़ा वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर ये कर्जे सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमारी हुकूमत जरा लंबी चल जाए, कर्जे तो हमने ले लिए, इस कर्जे के ऊपर कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, तो फाका मस्ती रंग नहीं लाती होती। आप कर्जे पे लिए जाए, कर्जा लिए जाए। ये जो कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी हफ्ते को फिर कॉल दे दिया है, एहतजाज की कॉल दे दिया है, तो अभी ये जो कन्फ्रंटेशन की सियासत है ये तो फिर हमें इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी और इन दी एंड जो ये इसमें अवाम का नुकसान है। बिल्कुल, अगर आप ये समझती हैं ना कि उस बंदे के काल से इस अदम इस्तेकाम पैदा आएगा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इंतखाबात हुए उसके बाद इस्तेकाम पैदा हो गया? आपने क्या जो अवामी मैंडेट है, जब आप अवामी मैंडेट तस्लीम ही नहीं कर रहे तो इस अदम इस्तेकाम ही पैदा होगा ना, और क्या पैदा होगा? आप जो बोएंगे वो ही काटेंगे। और दूसरी बात यह कि जो उसके खत पे जो इतना शोर है, तो फिर आप ये मान लेना कि जेल में बंद एक आदमी इतना तगड़ा है कि उसका खत इन सारे हुक्मरानों से ज्यादा क्रेडिबल है। एक में कमेंट कर, अगर वो क्या कहते हैं उस खत के ऊपर ही इतना रोला रप्पा है। राना एक कमेंट करूंगा मैं, मुझे खान जब आया था ना, क्योंकि थोड़ी सी कर्जे कुर्जे के एक कॉमर्स से बैकग्राउंड होने से, तो खान साहब ने आते कहा कि जी मैं जब आए थे शायद 69 ईयर पाकिस्तान को, तो उन्होंने कहा जी एक मैं कमीशन बिठाने लगा हूँ जो सारे कर्जे के ना रिकॉर्ड लाएगा, किसी ने कितने पैसे लिए। तो मैं अकेला हंस रहा था, मैं कहा अब ये असल टेस्ट है खान का कि अब इसको पता लगेगा रियासत में ताकत किसके पास है। लो जी 3.5 साल गए हैं, आप दुनिया का सारा गूगल कर लें, अगर वो कमीशन ने एक टगे की भी खबर दी हो, वहां से खान को मेरे लिए पता चल गया होगा। जो मैं पॉइंट देता हूँ कि ये पावर का निज़ाम है, तो पता चल गया खान साहब को। ठीक है, वैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि सिस्टम पे बात की है उन्होंने कहा कि सिस्टम चलने वाला नहीं है, फिक्र है कि कहीं मुल्क न ढह जाए। किस पर्सपेक्टिव में कहा है, इतनी बड़ी बात कही है? ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि आने वाले दिनों में सिस्टम के अंदर मौजूद लोग रोएंगे और जो सिस्टम से बाहर हैं वो जमकर और जुर्रत से बात करेंगे। सिस्टम चलने वाला नहीं है और मुझे फिक्र है कि कहीं मुल्क ना ढह जाए। मलिक साहब, मैं तो खैर पैदा नहीं हुआ, 47 से पाकिस्तान की हर अपोजिशन ने यही बयान दिया है, उसमें सिर्फ नाम बदलते हैं। अब मौलाना का नाम डाल दें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कल आप पीटी अपना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को निकाल दें, इनकी हुकूमत ख़त्म कर दें। अगर ये बयान में कहा कि का भी फ़र्क हो गया तो मैं प्रोग्राम में आना छोड़ दूंगा। ठीक हो गया। अब आप पीटीए को कल ले हैं और साथ इनको सदर बना दें, तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान का आगे होप है, उम्मीद है, नौजवानों की एक हमारे पास फ़ौज है, हमें इंग्लिश आती है, हमने वर्ल्ड कप भी जीता था, यहाँ पे सारे मौसम भी हैं, तरबेला डैम भी हमारे पास है, उज़मा हमारे पास एक होस्ट भी है, तो इतनी तारीफ़ें करेंगे। तो ये सिर्फ हमारी जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, हमारी जो सोच है वो मफाद के साथ है। हम वो पोजीशन लेते हैं जिसमें मेरा फ़ायदा हो, जबकि दुनिया में जो असल जो ये मोरालिटी की बात करता है, असल मोरालिटी है कि आप सेल्फ इंटरेस्ट को निकाल के बात करें। अगर यही आज बहस होती इस मुल्क में कि जनाब अगला जो सदर का उम्मीदवार है वो अगर ये नाम होता तो मैं देखता, ये फिर मैं जरदारी देना ये बयान, फिर मैं मानूंगा कि ये है पाकिस्तान, ये है लीडरशिप। तो ये लीडरशिप नहीं, ये सारी मुफाद अपनी अपनी पोजीशन है। जिस दिन इनका इलेक्शन अपना धांधली का प्रेशर इन पे है, उस दिन इन्होंने कहा ये निज़ाम ही फजूल है, हमने पार्लियामेंट में जाना नहीं है, हमारे लिए ये सही है, और साफ नज़र आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि धांधली नहीं, मेरा पॉइंट सारा ये है कि जब तक आपको वो लीडरशिप ना मिले जो सेल्फलेस हो और बायस ना हो, जो उसकी सोच है वो प्योर हो, प्योरिटी की कमी है हमारे यहाँ। आप हमारे हर पॉलिटिक्स सेल्फलेस तो नहीं हो सकती ना मलिक साहब, सेल्फ इंटरेस्ट को आप नेशनल इंटरेस्ट के साथ जोड़ दें। नहीं तो नेशनल इंटरेस्ट आप अवाम बनाए ना। आप मैं तो तब मानूँ ना कि ये कि यार सारा इंटरेस्ट ये है कि अगर कोई पाकिस्तान का हेल्थ का बजट डबल नहीं होगा पाकिस्तान को कोई फ्यूचर नहीं। मैं तो तब मानूँ ये कि बिजली का बिल जो है जब तक सस्ता नहीं होगा पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं। मैं तब मानूँ कि जी जब तक बच्चों को रियासत ने लिखा है कि तलीम देना मेरी जिम्मेदारी है, जब तक रियासत बच्चों को तलीम नहीं देगी इस मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं। यार इस मुल्क की डार्लिंग अवाम है, ये तो अपनी सारी गेम कर रहे हैं। जरा इनकी पोजीशन बदलती, सादिन की पोजीशन बदल जाती है। बाजवा साहब खाने पे बुला ले, खाने तक बाहर छोड़ दे, यानी तो इस्लामाबाद से धरना खत्म हो जाता है। तो मैं तो मेरा ख्याल में सब अपने मफादात हैं और माशरा हमारा तभी ठीक होगा जब पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के लाइन आ जाएगा। मैंने फिक्रा छोड़ा है, चलना डंडे से ही है। राना साहब चलना डंडे से ही, लेकिन मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि ये क्या इलेक्शन थे, इस तरीके से नहीं होगा। ये जो आपको लग रहा है कि जो इन हो गए और वो बाहर हो गए हैं और ये तो ये इन होकर भी रोएंगे। देखें, आपको भी लग रहा है कि ये मफाद के लिए बात की जा रही है? एक कॉर्नर में फेंक देता है, वहां पे ले जाता है जहां मैं बहुत कहना चाहता हूं और कह नहीं पाता। ठीक है ना, फिर मुझे कहना पड़ता है हाथ वाला रखें। हाँ। अब ये जुमला सुन ले मलिक साहब जो इस उस्मान ने कहा, प्लीज हाथ वाला रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे भी कि हाथ वाला। यार क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं? क्या हम पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ बात करते हैं? क्या हम जमहूरियत पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं? क्या हम आइन तोड़ने की बात करते हैं? क्या हम मुल्क दुश्मन अनासिर के हक में बात करते हैं? अगर हम नहीं करते और हम वो बात करते हैं जो हमें नजर आ रहा है बतौर सहाफी, तो हमें कहा जाता है हाथ हौला रखो, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। तो क्या हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमने कोई जमहूरी बात नहीं करनी, हमने कोई हक इंसाफ की बात नहीं करनी? फिर आप अपने आप को कैसे कहते हैं कि आप बड़े जमहूरियत पसंद है, चैंपियन है आप? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम तो इंसानी हकूक के माउंट एवरेस्ट के ऊपर बैठे हुए? अगर मुझे या मेरे जैसों को ये कहा जाए कि जी हथौला रखो, क्या हथौला रखे हम ये कह दें कि जी मुल्क में दूध की नहरें बहने शुरू हो गई है। मैं जा रहा था तो मैं गड़वी दूध की भर के मैंने गाड़ी में रखी और वो बर्गर लटक रहे थे दरख्तों पे, मैंने वो 2 तोड़े, फिर मैंने अपने 2 बच्चों के लिए तोड़े। आगे गया तो एक बंदा खड़ा था, उसने कहा आपके बिजली के बिल आए सर, ये पैसे ले लें रियासत की तरफ से। मुझे फ़ोन आ गया कि सर वो एक दफ़ा आपको खांसी हुई थी तो रियासत बहुत परेशान है, तो सर हॉस्पिटल आप नहीं आ सकते, हम भेज रहे हैं आपके लिए बंदे। जो मैं ये बोलना शुरू कर दूं, जो मैं देख लूँगा मैं तो वही बोलूँगा भाई। ठीक है ना, अगर मुझे कोई कहता है कि जी हाथौला रखो ना रखो, भाई मैंने तो जो सच मेरा ज़मीर देख रहा है मैंने वो बोलना है। अब आ जाए इस तरफ, ये मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ। ये वो मैं आपके प्रोग्राम में एक खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि इमरान खान ने अपने बंदों से मुलाकात के बाद उन्हें गोहेड दिया है कि आप एक लकीर खींचे ऐसे करके, इस लकीर के इस तरफ वो हैं जो ये फार्म 47 वाले हैं
और इस तरफ सबको इकट्ठा कर लें जो फॉर्म 45 वाले, ये आने वाले दिनों में ग्रैंड लाइंस बनने जा रहा है, ठीक है। उसमें फजल रहमान उसका हिस्सा होंगे? आई कांट से ये उसूली तौर पे होना चाहिए क्योंकि वो भी लेकिन फॉर्म 47 वाले एक साइड पे होंगे, फॉर्म 45 वाले एक साइड पे होंगे, और इमरान खान ने उसके दरमियान एक लकीर लगा दी है। अब ये जंग होगी कि फॉर्म 45 आखिर में जीतता है या 47 जीतता है, ये बात की बात है, लेकिन ये बनने जा रहा है, युद्ध होगा और होने जा रहा है। और इससे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम मुतहम्मिल नहीं है इस सारी चीजों के। वो जो मुशाहिद साहब ने बात की पार्लियामेंट के अंदर कि जी ये आप, मलिक साहब क्या कहा था मुशाहिद साहब ने? उस पर मैं पॉइंट भी, मुशाहिद की जो बात है ना, मुशाहिद हुसैन पाकिस्तान के चंद वो इनको आप बेसिकली ये टीचर थे, इंटेलेक्चुअल्स हैं और जनरली माने जाते हैं, और ये नवाज शरीफ के साथ रहे हैं, बड़ी हुकूमतों का हिस्सा नहीं, अभी उनके सेनेटर हैं। मगर मुझे लगा कि वो उन्होंने भी आखिर में आके फैसला कर लिया वो मुसलमान हो जाए, क्योंकि उनकी जो भी लास्ट स्पीचेस होती है बड़ी मतलब वो पार्टी नहीं होती, हर एक की वो सीधी बात करते हैं कि भाई आपको पीटीआई का एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अगर धांधली इशू है तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको इमरान की लीडरशिप माननी पड़ेगी। बल्कि पिछले दिनों उन्होंने यहाँ तक कहा था कि नवाज शरीफ को कहा था कि आप जाएँ, आप स्टेप लें, मिलें उससे, ही इज़ ए रियलिटी। मगर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, ये मेरी राय है, वो कह रहे हैं, जो मैं अंदर से बात करना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि असल मसला पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फंसा हुआ है वो पीटीआई और पिंडी के दरमियान है। पिंडी को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, पीटीआई को भी सोच बदलनी चाहिए। वो बेसिकली जो बात कह रहे हैं, जो मैं राने से मेरा तकरार रहता है, वो कह रहा है कि भाई ये मुल्क पावर पॉलिटिक्स से चलता है, यहाँ की कोई सियासतदान, यहाँ की कोई सियासी जमात आज तक आपकी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकी, ना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। कहने का जो मतलब है, मैं मुशाहिद को कोट करने लगा कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान को स्पेस दे, उसको उसका रास्ता दे, ये जो सही बात करते हैं, और इमरान को भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे दुश्मन है। और उसने आर्गू किया, उसने कहा यार आपने तालिबान को छोड़ा, हमने इंडिया का, यार आज का दिन भी हमारे लिए बड़ा प्राइड का दिन है, अगर हमने इंडिया के पायलट को छोड़ दिया तो यार इमरान खान इतना गया गुआचा दुराना, उसको समझो, तो हमने बहुत से लोगों को माफ़ किया, रियासत की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वो कह रहा है कि इस तरह इत्तेहाद करोगे, आपस में अदालतों में जाओगे, जो मैं कह रहा हूँ उससे मसला हल नहीं होगा, मसला पिंडी को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और इमरान को भी। तो ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नून लीग का हिस्सा है, और अगर नून लीग के अंदर, हम वही ना, नून लीग का हिस्सा है ना, अगर नून लीग अभी इस वक्त तो इक़्तिदार बनाने जा रही है, तो अगर नून लीग की तरफ से ही ऐसी आवाज़ आ रही है कि खान साहब को स्पेस दी जानी चाहिए, तो आप समझते हैं कि जो सियासतदान है वो सीख रहे हैं? जो मलिक ने कहा ना, वो बात आप समझे, वो कहता है कि इस सारी गेम में पॉलिटिशियन इररेलेवेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात के हमें अगर रियासत को चलाना है तो अपनी अपनी अनाव से बाहर आना होगा। अब सूरत हाल ये है कि वो तो जेल में बंद है, उसने खुद तो किसी के पास नहीं जाना, और ना उसे इतनी रूहानी ताकत है कि वो गाड़ी की डिग्गी में बैठे और जेल में बंद हो और गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाके और वो अपने मामला सीधे कर ले, या लंदन के अंदर बैठ के गालियाँ दें और अपने मामला सीधे कर ले, ठीक है। उसने तो अब सदर को भी कह दिया कि मैंने आपसे कोई इम्यूनिटी नहीं लेनी, ठीक है, मैंने अदालतों के थ्रू जो करना है, ठीक है। और आज तो उन्होंने कहा कि जी 190 पाउंड वाले केस में उनका पहले नैब को जल्दी थी, अब मुझे जल्दी है कि आप ये केस की समाप्त करें। सो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को भी इस बात को समझना होगा, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रहती, ठीक है, और हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। साथ साथ हमें यह भी तस्लीम करना होगा कि हुकूमत सियासतदान चलाते हैं और पॉपुलर सियासतदान चलाते हैं, जो अवाम के वोट से आए होते हैं, अवाम के मैंडेट से आए होते हैं, अवाम की ताकत से आए होते हैं, फिर वो बड़े फैसले करते हैं, खुले फैसले करते हैं। लेकिन ये इस तरह की लंगड़ी लूली किस्म की मांगे तांगे की हुकूमतें जो हैं वो बड़े डिसीजन नहीं ले सकती, वो सिर्फ कशकोर लेके जा सकती हैं। तो हमें इससे कब तक हम ये मांग मांग के, भीख मांग मांग के अपनी जिंदगी को गुजारेंगे? हम को हिमालय के नीचे दब चुके हैं कर्जों की, और अभी भी हम ये समझ रहे कि इसमें थोड़ा सा कर्जा और बढ़ा दो। भाई ये तुम जितने ताकतवर लोग हो, ठीक है, जो स्टेक होल्डर हो, थोड़े थोड़े से पैसे बाहर से ले आओ ना पाकिस्तान, ठीक, आपने बाहर जो इन्वेस्ट किए हुए वो ले आओ पाकिस्तान, लाके मिला के यहां पे थोड़ा सा कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने पल्ले से कुछ नहीं देना, बाहर से लाके खर्चना है और हुकूमत करते रहना है। इस तरह नहीं चलेंगे। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई को भी इस बात को समझना होगा कि हम रियासत से नहीं टकराए,
हम रियासत के अंदर रह के ठीक। अपना काम करें और पीटीआई को ये भी समझना चाहिए सबको कि वो समझना होगा। सियासतदान है और वो सियासतदानों की तरह बिहेव करें और दूसरे सियासतदानों के साथ मिलके जो सियासतदान है वो एक दूसरे का बाजू पकड़ें और एक दूसरे का जो है वो हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।